नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा काय चिकित्सा की थोड़ी गहराई में बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास आयुर्वेदिक काय चिकित्सा, आंतरिक चिकित्सा के सिद्धांत और चिकित्सा विज्ञान नाम के स्रोत से कुछ जरूरी अंश हैं जो इस विषय पर काफी रोशनी डालते हैं। इसमें देखिए, परिभाषाओं और एथिक्स से लेकर ज्वर यानी कि बुखार, इन्फेक्शियस डिजीज और शरीर के अलग अलग सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर्स तक काफी कुछ है। हमारा मकसद है कि इस पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का दायरा, इसका स्कोप क्या है और इसका जो एक अलग नजरिया है उसको समझें। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताता है। बिल्कुल। काय चिकित्सा को अगर आज की भाषा में समझें तो ये आयुर्वेद की इंटरनल मेडिसिन शाखा है। इंटरनल मेडिसिन, हाँ। लेकिन ये सिर्फ बीमारियों के इलाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हेल्थ और रोग की एक, कह सकते हैं, होलिस्टिक समझ देती है। अच्छा, होलिस्टिक। हाँ, जिसमें शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा सब शामिल हैं। ये आयुर्वेद के जो 8 मुख्य अंग हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सबसे पहले ये नाम ही बड़ा दिलचस्प है, काय चिकित्सा। काय और चिकित्सा, स्रोत के हिसाब से इसका ठीक मतलब क्या हुआ? देखिए, काय शब्द का एक महत्वपूर्ण अर्थ है अग्नि। अग्नि? हाँ, अग्नि, जिसे हम पाचन और मेटाबॉलिज्म की शक्ति कह सकते हैं। आयुर्वेद में अग्नि को जीवन और स्वास्थ्य का बिल्कुल मूल आधार माना गया है। अच्छा। और चिकित्सा का मतलब है उपचार या मैनेजमेंट। तो काय चिकित्सा मुख्य रूप से उन रोगों का विज्ञान और उपचार है जो इस काय अग्नि की विकृति से पैदा होते हैं, जो अग्नि बिगड़ जाए उससे। हाँ, और पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ पाचन तंत्र, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के रोगों की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत वाइड है, क्योंकि अग्नि पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म और एनर्जी से जुड़ी है। तो काय चिकित्सा के दायरे में लगभग सभी शारीरिक और आप कह सकते हैं मानसिक रोग भी आ जाते हैं। मानसिक रोग भी? हाँ, स्रोत ये स्पष्ट करता है कि इसी शाखा में मानस रोग यानी मेंटल हेल्थ, रसायन यानी कायाकल्प या रिजुवेनेशन थेरेपी। अच्छा, रिजुवेनेशन भी इसी में है? हाँ, और वाजीकरण यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और यौन शक्ति से जुड़ी चिकित्सा भी शामिल है। तो ये एक बहुत ही फैला हुआ क्षेत्र है। ये जानना भी दिलचस्प है कि स्रोत की शुरुआत में ही ये नैदानिक नैतिकता, मतलब क्लिनिकल एथिक्स पर इतना जोर क्यों दिया गया है? डॉक्टर रोगी का रिश्ता, अच्छा कम्युनिकेशन। जी हाँ, और ये आयुर्वेद के नजरिए को दिखाता है। उपचार सिर्फ दवा देना नहीं है। स्रोत इस बात पर बल देता है कि वैद्य या चिकित्सक के गुण, रोगी के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, बातचीत में कितनी क्लैरिटी है और गोपनीयता बनाए रखना, ये सब सफल चिकित्सा के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी सही दवा। अच्छा। विश्वास और सम्मान का रिश्ता, ये किसी भी हीलिंग प्रोसेस का अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वो पद्धति पारंपरिक हो या आधुनिक। इसे सिर्फ एक नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि चिकित्सा का एक प्रैक्टिकल पहलू माना गया है। ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। अब अगर हम कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स पर आएं, तो स्रोत में ज्वर यानी बुखार पर बहुत डिटेल में चर्चा है। हाँ, ज्वर। इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है? आमतौर पर तो हम बुखार को एक सामान्य लक्षण ही मानते हैं। आयुर्वेद में ज्वर को रोगों का राजा कहा गया है। रोगों का राजा? अच्छा। हाँ, इसकी वजह ये है कि ये अक्सर शरीर में किसी गहरी गड़बड़ी का पहला और सबसे साफ संकेत होता है। ये अपने आप में एक रोग भी हो सकता है और कई दूसरी गंभीर स्थितियों का लक्षण भी। स्रोत में ज्वर के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे नया बुखार, नवज्वर, पुराना या क्रॉनिक बुखार, जीर्ण ज्वर, या फिर वो जो रुक कर आता है अनियमित रूप से, विषम ज्वर। जैसे मलेरिया। हाँ, बिल्कुल, जिसका एक उदाहरण मलेरिया हो सकता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये सिर्फ एकेडमिक है या इसका इलाज पर भी कोई असर पड़ता है? नहीं, इसका सीधा असर इलाज पर पड़ता है। आयुर्वेद सिर्फ पैरासिटामोल देकर बुखार कम करने पर फोकस नहीं करता। राइट। वो ज्वर का कारण क्या है, उसका प्रकार क्या है, रोगी में कौन से दोष बढ़े हुए हैं, वात, पित्त, कफ और रोग की अवस्था क्या है। अच्छा, स्टेज भी देखते हैं। हाँ, जैसे नवज्वर में शायद लंघन या उपवास की सलाह दी जाए, जबकि जीर्ण ज्वर में एकदम अलग उपचार होगा। तो ये दिखाता है कि आयुर्वेद लक्षणों को सिर्फ दबाने की बजाय मूल कारण को ठीक करने पर ज्यादा जोर देता है। स्रोत में एक और शब्द आता है, अनुक्त रोग। इसका क्या मतलब है? क्या ये वो रोग हैं जिनका जिक्र आयुर्वेद में नहीं है? हाँ, अनुक्त का मतलब है जो कहा ना गया हो। ये वे रोग हैं जिनका प्राचीन ग्रंथों में, संहिताओं में स्पष्ट रूप से नाम लेकर वर्णन नहीं मिलता। अच्छा।
देखिए, समय के साथ नई बीमारियां आ सकती हैं या पुराने रोगों के नए रूप दिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ऐसे अज्ञात या अवर्गीकृत रोगों का भी उपचार संभव है। लेकिन कैसे, अगर उनका वर्णन ही नहीं है शास्त्रों में? यहीं पर आयुर्वेद के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनकी ताकत दिखती है। अच्छा। चिकित्सक क्या करता है? वो रोग के लक्षण देखता है, रोगी की प्रकृति, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन से शारीरिक तत्व प्रभावित हैं, दोष, धातु, मल, अग्नि की स्थिति कैसी है, इन सब का एनालिसिस करके रोग की प्रकृति और कारण को समझता है और फिर उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उपचार करता है, भले ही उस बीमारी का कोई स्पेसिफिक नाम शास्त्रों में न दिया गया हो। ये आयुर्वेद की अडेप्टेबिलिटी और उसके सिद्धांतों के यूनिवर्सैलिटी को दिखाता है। ये वाकई दिलचस्प है कि सिस्टम नए चैलेंजेस के लिए भी तैयार है। अब अगर हम स्पेसिफिक डिजीज कैटेगरीज पर आएं, तो स्रोत संक्रमण ज्वरों यानी संक्रामक ज्वरा का उल्लेख करता है, जिनमें आज के समय की जानी मानी बीमारियां भी शामिल हैं। हाँ, स्रोत में विषम ज्वर जो मलेरिया से मिलता जुलता है, आंतरिक ज्वर टाइफॉइड जैसा, दंडक ज्वर डेंगू, सन्निपात ज्वर चिकनगुनिया जैसा। चिकनगुनिया भी? हाँ, और यहाँ तक कि मस्तिष्कावरण शोथ ज्वर मेनिंजाइटिस जैसे रोगों का भी वर्णन मिलता है। अच्छा। ये दिखाता है कि प्राचीन चिकित्सकों ने इन संक्रामक रोगों की प्रकृति, उनके लक्षणों और उनकी गंभीरता को समझा था और उनके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी दी थी। चलिए अब शरीर के ऊतकों यानी धातुओं से जुड़े विकारों पर आते हैं। स्रोत रस प्रदोषज विकार की बात करता है। ये रस धातु क्या है और इससे जुड़े कौन से रोग महत्वपूर्ण बताए गए हैं? देखिए, रस धातु आयुर्वेद के अनुसार आहार पचने के बाद बनने वाला पहला सबसे बेसिक न्यूट्रिशन देने वाला तत्व है। पहला तत्व? हाँ, पहला। इसे मोटे तौर पर हम आज के प्लाज्मा या लिम्फ से जोड़ सकते हैं, जो पूरे शरीर को पोषण देता है। प्रदोषज का मतलब है विकार से उत्पन्न, तो रस प्रदोषज विकार वो हैं जो इस प्राइमरी न्यूट्रिशन एलिमेंट के बिगड़ने से होते हैं। तो इसके कुछ खास उदाहरण क्या हैं जो स्रोत में दिए हैं? स्रोत में इसके तहत पांडु रोग यानी एनीमिया। एनीमिया? हाँ, हृदय रोग जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और आम वात, जिसे अक्सर रूमेटाइड आर्थराइटिस से जोड़ा जाता है। आम बात मतलब रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसा? हाँ, काफी हद तक। इन गंभीर रोगों का उल्लेख है। ये दिखाता है कि जब शरीर का पहला पोषण स्तर ही बिगड़ जाता है, तो उसका असर हार्ट जैसे महत्वपूर्ण अंगों और पूरे सिस्टम पर पड़ सकता है। एनीमिया का मतलब सिर्फ खून की कमी नहीं, बल्कि रस धातु की जो पोषण क्षमता है उसमें कमी आना है। अच्छा। और आम वात में आम यानी जो अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स हैं, वो रस धातु के साथ मिलकर जोड़ों में दर्द और सूजन पैदा करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे पोषण के पहले स्तर रस धातु में गड़बड़ी से एनीमिया और हृदय रोग हो सकते हैं। अब देखते हैं कि जब रक्त धातु खुद यानी ब्लड प्रभावित होता है, रक्त प्रदोषज विकार, तो कौन सी समस्याएं आती हैं? रक्त धातु तो खूनी है, राइट? हाँ, रक्त धातु मुख्य रूप से ब्लड को ही दर्शाता है, खासकर उसके रेड ब्लड सेल्स वाले हिस्से को, जो जीवन और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। जब रक्त धातु में अशुद्धि या इम्बैलेंस होता है, तो स्रोतों के अनुसार कई तरह के रोग हो सकते हैं। जैसे कि? स्रोत किन मुख्य रोगों को रक्त धातु से जोड़ता है? इसमें एक प्रमुख है कामला यानी पीलिया। जॉन्डिस। हाँ, जॉन्डिस, जिसके अंतर्गत स्रोत लिवर से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं जैसे हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर डिजीज का भी संकेत देता है। लिवर की प्रॉब्लम भी इसी में? जी हाँ। दूसरा है रक्तपित्त, जिसमें शरीर के अलग अलग रास्तों से असामान्य ब्लीडिंग होती है, जैसे नाक से, मुंह से वगैरह। तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है वात रक्त, जिसे आधुनिक गाउट से काफी हद तक जोड़ा जाता है। गाउट जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बिल्कुल, जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल जोड़ों में जमा होता है। ये दिलचस्प है कि लिवर की समस्या कामला और जोड़ों की समस्या वात रक्त, दोनों को रक्त धातु से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, आयुर्वेद का यही तो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। लिवर रक्त को शुद्ध करने का काम करता है ना? हाँ। तो लिवर की खराबी सीधे रक्त धातु को दूषित करती है। वात रक्त में वात दोष और रक्त धातु दोनों की विकृति मानी जाती है, और इसी श्रेणी में स्रोत कई त्वचा रोगों को भी शामिल करता है। स्किन डिजीज भी? हाँ, जैसे कुष्ठ, जिसमें लेप्रेसी के अलावा कई और त्वचा रोग भी शामिल हो सकते हैं।
विसर्प जिसे दाद शिंगल्स या इरिसिपेलिस से जोड़ा जाता है, सोरायसिस, एक्जिमा वगैरह। यानी त्वचा की समस्याओं को भी खून की खराबी से जोड़ा गया है। हाँ, आयुर्वेद यही मानता है कि त्वचा का स्वास्थ्य सीधे रक्त धातु की शुद्धता पर निर्भर करता है। इसीलिए त्वचा रोगों के इलाज में अक्सर ब्लड प्योरीफायर यानी रक्त शोधक औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मतलब स्किन प्रॉब्लम सिर्फ बाहरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उन्हें आंतरिक रक्त धातु की स्थिति का एक रिफ्लेक्शन माना जाता है। श्रोत में क्षुद्र रोगों यानी माइनर एलिमेंट्स की भी एक लंबी लिस्ट है, जैसे मुहासे, बाल झड़ना, फटी एड़ियां। इनको अलग से क्यों बताया गया है? क्षुद्र का मतलब है छोटा या मामूली। माइनर, हाँ। हाँ, श्रोत इन छोटी मोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं करता। इसमें कील मुहासे, यौवन पिडिका, बाल झड़ना, इंद्रलुप्त, फटी एड़ियां, पाददारी, मस्से, चर्मकील वगैरह शामिल है। ये दिखाता है कि आयुर्वेद व्यक्ति के स्वास्थ्य को पूरी तरह से होलिस्टिकली देखता है और छोटी से छोटी तकलीफों पर भी ध्यान देता है, क्योंकि ये भी जीवन की क्वालिटी को प्रभावित करती हैं और कभी-कभी किसी अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकती हैं। ठीक है। और अंत में श्रोत मांस और मेद प्रदोषज विकार पर आता है, यानी मसल और फैट टिश्यू से जुड़े रोग। इसमें कौन से प्रमुख रोग शामिल हैं? मांस धातु मांसपेशियों से संबंधित है और मेद धातु फैट टिश्यूज से। फैट टिश्यू? हाँ, इनसे जुड़े विकारों में स्रोत गलगंड यानी थायराइड ग्रंथि का बढ़ना, अर्बुद जिसे आमतौर पर ट्यूमर या न्यूप्लाज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्थूलता यानी ओबेसिटी का उल्लेख करता है। ओबेसिटी? ये सब तो आज की बड़ी समस्याएं हैं। बिल्कुल। और डायबिटीज, उसका भी जिक्र है क्या? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण रूप से। मेद धातु के विकारों में प्रमेह, जो यूरिनरी डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है, और विशेष रूप से मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस का विस्तृत वर्णन मिलता है। अच्छा, डायबिटीज मेलिटस। हाँ, आयुर्वेद मधुमेह को मुख्य रूप से एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मानता है, जिसका मेद धातु और कफ दोष से गहरा संबंध है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? जी, और इसके मैनेजमेंट में सिर्फ दवा नहीं, बल्कि आहार, क्या खाएं क्या ना खाएं, पथ्य अपथ्य जिसे कहते हैं, विहार यानी लाइफस्टाइल में बदलाव, और औषधियों का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, उस पर जोर दिया जाता है। स्रोत में डिसलिपिडेमिया यानी खून में लिपिड्स का असंतुलन, मेदोपचाया का भी साफ उल्लेख है। ये सब तो काफी डिटेल्ड है। एक और बात जो स्रोत में ध्यान खींचती है वो है शुद्ध चिकित्सा और चिकित्सा जनित विकार यानी आयट्रोजेनिक डिजीज की अवधारणा। क्या आयुर्वेद भी ये मानता है कि इलाज से नुकसान हो सकता है? निश्चित रूप से, और ये आयुर्वेद की मैच्योरिटी और उसके यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। शुद्ध चिकित्सा वो है जो सही सिद्धांतों पर आधारित हो, इफेक्टिव हो और सुरक्षित भी हो। अशुद्ध चिकित्सा गलत या लापरवाही से किया गया उपचार है, जिससे फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। स्रोत स्पष्ट रूप से चिकित्सा जनित विकारों यानी इलाज के कारण पैदा होने वाली समस्याओं जैसे साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस की संभावना को स्वीकार करता है। तो इससे बचने के लिए क्या कहा गया है? क्या सावधानियां हैं? श्रोत दवा देने के सामान्य सिद्धांतों का पालन करने, रोगी की प्रकृति और बल का ध्यान रखने और संभावित दुष्प्रभावों के प्रति अलर्ट रहने की बात करता है। अच्छा, ये एक तरह से उपचार के दौरान सावधानी बरतने और सेल्फ क्रिटिकल बने रहने का निर्देश है। यह दिखाता है कि आयुर्वेद अपनी चिकित्सा पद्धतियों के संभावित रिस्क्स के प्रति भी सजग था और सेफ प्रैक्टिस पर जोर देता था। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि काय चिकित्सा सिर्फ बीमारियों की एक लिस्ट और उनके इलाज का नाम नहीं है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और व्यापक विज्ञान है। हाँ, बिल्कुल। इसमें बुनियादी सिद्धांतों और नैतिकता से लेकर ज्वर जैसी आम समस्या के गहरे विश्लेषण तक, फिर विभिन्न शारीरिक ऊतकों यानी धातुओं के स्तर पर रोगों को समझना और उनके मैनेजमेंट तक, सब कुछ शामिल है। बिल्कुल सही कहा। यह स्रोत आयुर्वेद के उस व्यवस्थित फ्रेमवर्क को उजागर करता है जो दोष, वात, पित्ता, कफ, धातु यानी शरीर के ऊतक और अग्नि यानी मेटाबॉलिक पावर की मौलिक अवधारणाओं पर टिका है। इसका फोकस सिर्फ रोग को दबाना नहीं है, बल्कि शरीर का जो बिगड़ा हुआ संतुलन है उसे फिर से स्थापित करना है। और इसमें व्यक्ति की अपनी अनूठी प्रकृति यानी प्रकृति और वर्तमान विकृति यानी विकृति दोनों का ध्यान रखा जाता है। ये वास्तव में एक पर्सनलाइज्ड और होलिस्टिक चिकित्सा का नजरिया है।
यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए रुककर सोचने के लिए एक विचार है। काय चिकित्सा के इस ढांचे को, खासकर उसके समग्र संतुलन, व्यक्तिगत प्रकृति के अनुसार उपचार और जीवनशैली पर दिए जाने वाले जोर को देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि आंतरिक चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन का ये आयुर्वेदिक दृष्टिकोण आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ मिलकर हेल्थ केयर को और बेहतर बनाने में किस तरह की पूरक अंतर्दृष्टि या कह सकते हैं एक तालमेल प्रदान कर सकता है।